नमस्कार दोस्तों। आज के स्टॉक लर्निंग में हम कुछ नया स्टॉक लेके नहीं आए हैं। इस पे हमने पहले भी एक स्टडी किया था और जो कि हमने 3 महीने पहले की स्टडी की बात करूँ तो हमने इस पे एक स्टडी किया था। कंपनी का नाम था धात्री उद्योग, हमारी दूसरी चैनल्स पे अवेलेबल था ये। जहाँ पे हमने देखा था कि कंपनी में लगातार कुछ स्पॉन्सर्ड किया जा रहा था स्टॉक को लेकर के, जो इस मार्केट में इसकी वैल्यूएशंस निकल के आ जाएगी, इनका ये ग्रोथ लेवल बन सकती है। तो मैं इसी का आकलन दोबारा रिव्यू पार्ट्स में देखने का प्रयास करेंगे। जब जब से हमने देखा था कि इसका लगातार जो फंडामेंटल्स पार्ट था वो लगातार डिक्लाइन कर रही थी। तो डिक्लाइनिंग के क्रम में जो चार्ट लेवल था वो क्या कहती थी और स्पॉन्सर्ड के हिसाब से क्या कहती थी। तो वहाँ पे देखा गया कि पिछले 1 महीने में करीब 7% गिरावट और 6 महीने में नियरली 16% गिरावट। और ये जो टाइम था, ये नियरली देखा जा सकता है कि इस टाइम से लेकर के उस टाइम तक की आसपास की 16% गिरावट थी। लेकिन जब से मैंने स्टडी किया था नियरली वो करीब 20-21 के आसपास था और हमारे पास ढेर सारा कमेंट्स आया था इसको लेकर के क्या किया जा सकता है, ये मार्केट में क्या है, इसका क्या टारगेट हो सकता है। तो दोस्तों मैं कोई टारगेट और आपकी अचीवमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ किसी स्टॉक को लेकर के। हम वो स्टडी कर रहे हैं जो खास के जहाँ पे कुछ ऐसे स्पॉन्सर्ड किए जाते हैं स्टॉक को लेकर के, जो कि मार्केट में वो शायद इनके फंडामेंटल उस लेवल पे ना हो, लेकिन किसी बिजनेस एक्टिविटीज़ को क्रिएट करने को लेकर के खास के मैं खास कह सकता हूँ कि यहाँ पे स्टॉक में प्राइस को इंक्रीज करके फिर दोबारा इसको सेल आउट करना, ये एक मार्केट की स्ट्रेटजी होती है। जिसकी वजह से यहाँ पे यदि इस प्राइस को देखें तो लगातार कितनी परसेंट की गिरावट, नियरली देखा गया कि 30% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। जबकि 6 महीने के बाद कहती है करीब 16-17% गिरावट थी। लेकिन आज की टाइम फ्रेम में देखें, अभी मैं जैसे स्टडी कर रहा हूँ रिसेंटली कुछ दिनों के बाद, तो यहाँ पे देखने को आए लगातार स्टॉक ने कभी बूस्ट करती है, कभी गिर जाती है। तो इनका ट्रेडिंग का सेशन ऐसे ही चलता रहता है। चलिए, अब इसका पार्ट्स में क्यों जानने जानने वालों को, तो क्योंकि पता है इसका रिजल्ट का भी पार्ट जो ना वो आ चुका है। और रिजल्ट के बारे में कंपनी ने कहा कि इनका एक दिन पहले अर्थात कल या उससे पहले का रिजल्ट इनका आ चुका होगा। इसमें हम ओवरव्यू लेंगे, साथ में इसका जानेंगे क्या इनका सस्टेन करने वाली प्राइस नजर आती है या फिर लगातार इसमें गिरावट का संकेत देता है। जानते हैं जहाँ पे कहा गया कि स्टॉक को लेकर के जब मैंने स्टडी किया था काफ़ी सारे पॉइंट्स थे। आप वहाँ पे जाकर के इस प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं या फिर इस वीडियो को आप सर्च कर सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट में। चलिए जानते हैं स्टॉक को लेकर के, जो कि धात्री उद्योग है वो बेसिकली कंपनी जो है ना वो क्या करती है पता है। उन्होंने कंपनी ने कहा कि ये रिनोवेल्ट्स इंडस्ट्रीज लीडर है, जो कि प्रोडक्शन ऑफ द बेस्ट टीएमटी बार पे कंपनी कहती है कि हम कामकाज करते हैं। जब स्टील उद्योग की कंपनी है तो स्टील में तो बड़ी बड़ी दिग्गज दिग्गज कंपनियां, तो फिर इनका मार्केट में क्या हुआ। पहले ये नारायणी स्टील के नाम से हुआ करती थी कंपनी, बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया, धात्री उद्योग कर दिया गया। तो कंपनी का बेसिकली क्या था, कंपनी जो है टीएमटी बार बनाती है और फैसिलिटी में कहती है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का इनके पास है। जानते हैं इसको लेकर के थोड़ा ओवरव्यू। और ये केबल और केबल बीएससी में लिस्टेड है। बीएससी में लिस्टेड के बाद आप चार्ट को यदि हिस्टोरिकल चार्ट पे जाके देखें, चाहे 1 साल के चार्ट को देखें या 3 साल के चार्ट को देखें, तो ये लगता है कि यहाँ पे स्टॉक ने बहुत बड़ी मोमेंटल नहीं थी, लगातार यहाँ पे एक ही प्राइस के आसपास कई दिनों तक रही थी। लेकिन यहाँ पे कुछ टाइम फ्रेम में लगा स्टॉक ने एक बूस्ट बनाई थी, बूस्ट बनाने के बाद दोबारा सस्टेन नहीं कर पाए। सस्टेनेबिलिटी के बाद मतलब मार्केट में क्या हुआ, गिरावट का संकेत देता नजर आता है। आते हैं पॉइंट आउट की बात करें तो यहाँ पे कंपनी कहती है कि इनका जो बुक्स वैल्यू है वो कितना का है, 6 रुपये के आसपास की है। और इंटरेस्टिंग वैल्यू इज द नियर अबाउट द सेम है। मतलब ये कह सकते हैं कि इनका जितना है उतना इनकी एसेट्स वैल्यूशन है। इसको कहते हैं एसेट्स वैल्यूशन। अंडर वैल्यूड स्टॉक की बात कर रहे हैं, जहाँ पे अंदर अंडरलाइनिंग एसेट्स की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे कहती है कि यदि नियर अबाउट द सेम है। अब आती है किसी स्टॉक को समझने के लिए, कहती है एक फार्मूला कहती है जो स्टॉक का पी ना छोटा होना चाहिए। स्टॉक का पी क्यों छोटा होना चाहिए, क्योंकि ये देखा जाता है कि स्टॉक में भीड़ कितनी है। मैं कहता हूँ सीधा सीधा क्राउड कितनी है, किसको लेकर के, खरीदार को लेकर के। यदि डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, स्टॉक का पी डिमांड के हिसाब से इंक्रीज करेगी तो स्टॉक की प्राइस में लगातार बिल्डअप होगी। अब यहाँ पे कहती है कंपनी जो अर्निंग पर शेयर है, और डिपेंडेंस कहाँ से करती है, अर्निंग पर शेयर से। जो अर्निंग पर शेयर है उसके बेसिस पे जो स्टॉक के पी निकल के आता है, अर्थात इसको दो तरीके से निकाला जा सकता है। करंट जो प्राइस है उसको क्या किया जा सकता है, ईपीएस से डिवाइड कर दीजिए तो सीधा सीधा निकल के आ जाती है कितना, स्टॉक का पी। या फिर ये कहा जा सकता है कि जितना अर्निंग है उसमें कितनी की तादाद में यहाँ पे स्टॉक को खरीदने के को लेकर के भीड़ बनी हुई है, जो कि उनको संकेत देता है। आते हैं दूसरी तरफ, जहाँ पे स्टॉक की फेस वैल्यू की बात करें 1 रुपए का,
अर्थात यदि 1 रुपये का फेस वैल्यू है तो यहाँ पे ईपीएस भी कहती है नियर अबाउट द 90 पैसे के आसपास आते हैं, मतलब 90% के आसपास की यहाँ पे अर्निंग निकल के आती है। इसके बाद कहती है कंपनी को लेकर के जो कुछ सवाल होती है कि क्या कंपनी डेट्स फ्री है, तो कंपनी कहती है हाँ बिल्कुल डेट्स फ्री है। अब इसका इम्पैक्ट यहाँ पे नहीं पड़ा, क्योंकि कंपनी डेट्स फ्री है तो कोई इम्पैक्टेड नहीं आता है, क्योंकि यदि उन्होंने प्रॉफिट को कम किया होगा तो ये ऐसा संकेत देखने को नजर नहीं आती है। दूसरी पॉइंट आउट की बात करें तो यहाँ पे देखने को मिलती है, जो यहाँ पे करंट रेशियो की बात किया जाता है। और करंट रेशियो के बारे में हम अक्सर अपने स्टडी, हर एक स्टडी में कहते हैं करंट एसेट्स में वो पार्ट्स होता है जिसको कहते हैं उधार। उधार में पता है ना, उधार में अपने पॉकेट पे हाथ रख के देखेंगे तो पता चलेगा कि उधार में रिस्क कितना का बनता है, और रिस्क फैक्टर के हिसाब से यदि इन्होंने प्रॉफिट बुक किया, किसके लिए अगले, क्योंकि ये सेल्स के बेसिस पे तो प्रॉफिट बुक हो गया, प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया गया नंबर ऑफ शेयर्स तो ईपीएस निकल गया। जब ईपीएस की पार्ट्स आ गई तो यहाँ पे उधार सेल्स का रिस्क क्या कहती है, एक ध्यान देने वाली बात है, जिसके लिए हम क्या करने वाले हैं, जिसके लिए हम यहाँ पे करंट रेशियो में एक रिसर्च करने, डीप एनालिसिस की बात करेंगे, समझने की बात करेंगे। एक बात और मैं हमेशा कहता हूं, जो पीएल का पार्ट है पीएल एक दिखावा है, और इसको दिखावा के पीछे ना आपको यदि जानना हो ना उसका हालचाल, तो हालचाल कहते हैं जो कि बैलेंस शीट में पड़ा होगा, आखिर वहां से क्या आउटपुट निकल के आ रहा है, और वही इसको इम्पैक्ट और सस्टेनेबिलिटी की तरफ दर्ज करती नजर आ सकती है। तो जानेंगे इसको लेकर के। कंपनी के बारे में कहती है, एक नजर डाली जो कि 1996 में कंपनी बनी थी दात्रे उद्योग, द मैन्युफैक्चरिंग इन द डाइवर्स रेंज ऑफ द आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट पे, इसके बारे में पता है ना, बड़ी बड़ी स्टील और आयरन की कंपनियां हैं। चलिए यहाँ पे देखा गया कि टोटल इंडस्ट्रियल के जो पी है तो वो कहते हैं 26.5 का, जबकि यहाँ कहती है 18 का, अर्थात जो भीड़ बाकी कंपनियों में है उस लेवल पे यहाँ पे भीड़ नहीं है। यदि इसके हिसाब से यदि भीड़ होती, मैं एक्सेप्ट करता हूँ यदि बातों को, इनके हिसाब से यहाँ पे भीड़ होगी तो कितने परसेंट जंप करेगी नियरली देखा गया कि 50% जंप कर सकती है यहाँ से। यदि ये 50% जंप करती है तो फिर स्टॉक की प्राइस कहाँ जाएगी, नियरली 24-25 रुपए के आसपास जाएगी। ये कह सकते हैं टारगेट हो सकता है। लेकिन क्या टारगेट जो है वो सस्टेनेबिलिटी की बात करती है, या टारगेट में क्या करती है, गिरावट की बात करती है, इसके बारे में कैसे पता चलेगा, इसके बारे में सीधा सीधा एक फार्मूला है, तो फार्मूला को लेके देखिए, वो कहती है 31+10 41 रुपए के आसपास निकल के आती है। 42 को डिवाइड कर दीजिए टू से, निकल के आती है 21 रुपए का, जो कि ये कहा सकता है ये जो प्राइस है ये प्राइस एक बॉर्डर लाइन की प्राइस है, अर्थात यहां से मार्केट में क्या है, इसको ये कहता है कि ये मार्केट सस्टेनेबिलिटी है या नहीं है। इसके बारे में कहती है कंपनी नहीं, जो एवरेज वैल्यू, एवरेज जो प्राइस है उससे सस्टेन नहीं कर पा रही है, उसको भी क्या कर रही है, तोड़ती नजर आ रही है, अर्थात यहाँ पे गिरावट का सीधा सीधा संकेत देता है। इसके बेसिस पे आते हैं अगले पड़ाव में। अगले पड़ाव क्या कहते हैं इसको लेकर के, जहाँ पे हम सेंटिमेंटल की तरफ देखेंगे, आखिर सेंटिमेंटल इसको कितना सपोर्ट देता है और करंट रेशियो में इसके क्या इफेक्ट निकल के आती है, जो क्या करने वाले हैं, एपीएस को इम्पैक्ट करती है। आते हैं आरओसी के बारे में कहते हैं 23% का, आरओई के बारे में कहती है 17% का। दोस्तों एक बात बताओ, हमारे पास काफी सारे कमेंट्स आते हैं कि आरओसी क्या होता है, आरओई क्या कहते हैं, इस पे आप डीपली मुझे एक सेपरेट चाहिए स्टडी, तो मैं इस पर एक सेपरेट स्टडी जल्दी लेके आऊँगा, जिसमें हम ये समझेंगे आखिर ये क्या है, और जैसे हम इसको स्टडी करते हैं ऐसे ही आरओसी को और आरओई के बारे में एक डिटेल लेके आने की ट्राई करता हूँ जल्दी। आते हैं फिर नेक्स्ट पॉइंट्स, और नेक्स्ट पॉइंट के बारे में कहती है कि प्रमोटर्स होल्डिंग के बारे में क्या कहती है, और ये एक सवाल का विषय ये होता है कि पेनी स्टॉक में क्या प्रमोटर्स अपनी पोजीशन को लेके हट रहे हैं, निकल रहे हैं, या बायबैक तो नहीं कर रहे हैं, या कुछ और संकेत तो नहीं देता, जिसको करना है रिकंसलेशन की बात, उसको हम जानने के प्रयास करेंगे। चलिए जहाँ पे फिलहाल क्या कहती है, प्राइस टू बुक वैल्यू इतना, और फिलहाल यहाँ पे देखने को मिला नंबर ऑफ शेयर है कहते हैं 10 करोड़। मार्केट को कैप्चर करना छोटी स्टॉक में, पेनी स्टॉक में यही आसान, सबसे आसान तरीका ये होता है, जो वैल्यू कम होता है नंबर ऑफ शेयर कम होता है। 178 करोड़ का टोटल मार्केट कैप, इसमें से यदि 73% को निकाल दिया जाए तो मार्केट में देखा जा सकता है यदि 25%, 28% ही देखा जाए तो क्या कहती है 50 करोड़ में तो सेटलमेंट हो जाएगा, तो मार्केट को कैप्चर करना आसान होती है।
अब जानेंगे अगले पड़ाव पे, जानेंगे एक स्टेप बाय स्टेप क्या कहती है कंपनी को लेकर के, क्या कहती है संकेत को लेकर। चलिए आते हैं अगले पड़ाव पे और जानते हैं इसको लेकर के। अभी तक उम्मीद करते हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक किया होगा, नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम कंप्लीट स्टडी की बात करते हैं विदाउट किसी रिकमेंडेशन और एडवाइजरी को लेकर के, जहां पे हम एक एक स्टेप बाय जो कि खास के फंडामेंटल और टेक्निकल की कुछ पॉइंट्स होते हैं, साथ में जो कि सेंटिमेंटल इसको दर्शाता है, उसको हम लेने का लेने का प्रयास करते हैं। आते हैं पॉइंट ऑफ को लेकर के, जहाँ पे कहते हैं रत्ना मनी मीटर्स हैं, एनएमडीसी हैं, ये सब कंपनी का लिस्ट में कहती है कि अच्छा ये कंपनी में क्यों ऐसा हुआ पता है, क्योंकि यहाँ पे देखा गया कि 70-80 कंपनियों की लिस्ट में सबसे जो छोटा पी था ना, वो किसका था, वो तो था इसका, महाराष्ट्र असेंबलीज का, और इसके बाद में ये भी निकल के आती, जिसकी वजह से मार्केट में क्या हुई, लोगों ने खरीदारी का मौका देखा, किसके बेसिस पे, पी के बेसिस। इसलिए कहता हूँ कई बार, ये क्या पी आपको हमेशा संकेत देता है इस स्टॉक को लेने के लिए या नहीं लेने के लिए, नहीं, केवल केवल पी के बेसिस पे देखा नहीं जा सकता, और भी सब ढेर सारे इफेक्ट निकल के आती है। इसका जून का रिजल्ट आ चुका, और जून का रिजल्ट वाले में कंपनी क्या कहती है, इस पे हम नजर डालते हैं यहाँ। चलिए हम जानने की और आज करते हैं कंपनी ने अपने अपडेट में क्या कहती है। कंपनी ने 14 तारीख को अपडेट दिया था, और अपडेट में कंपनी ने कहा कि हमारे पास जो रिजल्ट का पार्ट था और रिजल्ट के बारे में कोई फिगर आउट की बात किया है तो नहीं, यहाँ पे कंपनी ने कुछ भी ऐसा बात नहीं किया, और लाखों में उन्होंने अमाउंट फिगर आउट दे दिया। परसेंटेज ऑफ ग्रोथ इन्होंने कुछ ऐसा डिक्लेरेशन दिया तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या कह सकते हैं, या फिर इन्होंने रिवेन्यू को इंक्रीज करके दिखाई है। इसके बाद परसेंटेज ऑफ को कुछ आंकलन किया है कि नहीं किया है। यहाँ पे कंपनी कहती है कि हमारे पास कुछ ऐसा एग्रीमेंट की बात कर रही है जो कि सब्जेक्ट टू द लिमिटेड रिव्यू ऑफ द स्टेटरी ऑडिटर के हिसाब से अभी तक हो सकता है। पॉइंट आउट को लेकर देखा गया कि इसमें कुछ परसेंटेज ऑफ की बात नहीं करती नजर आती है, नारायणी स्टील और ये यात्री उद्योग को लेकर के आखिर कितना वाई वाई में क्या ग्रोथ लेवल था, परसेंटेज ऑफ डेट्स रेशियो के बारे में क्या कहते हैं। इसके लिए चलिए हम सीधे सीधे पॉइंट आउट पे चलते हैं, जानने के प्रयास करते हैं इसको लेकर के। यहाँ आते हैं क्वार्टरली रिजल्ट को लेकर के, यहाँ पे कंपनी ने कहा कि हमारे पास जो डेटा था उस डेटा में सेल्स को लेकर क्या कहती है कंपनी, कहती है सेल्स को लेकर तो कुछ ऐसा देखने को नजर नहीं आई। ये कहते हैं कि 53 करोड़ के आसपास, जून में 53 करोड़ के आसपास कहती है, और यहाँ पे कुछ और संकेत देता है ना। पहले का कितना था, अच्छा 23 में 4,000 करोड़, मतलब वायो वाई के अकॉर्डिंग कंपनी ने ये दर्शाया जो वायो वाई में हमारा क्या हुआ, काफी ग्रो लेवल था। लेकिन क्यू और क्यू में क्या हो गया, पिट गया, सीधा सीधे बात करते हैं। और जब पिट गया तो क्या प्रॉफिट के बारे में कुछ कहती है, संकेत देती है। तो प्रॉफिट के बारे में कंपनी कहती है जो प्रॉफिट का जो पार्ट था उसमें वायो वाई में क्या हुआ, वायो वाई में क्या गया, पिट गया, और क्यू में पिट गया, मतलब दोनों तरफ से इनको पिटती हुई नजर आई। अर्थात मैनेजमेंट ने ये देखा कि मैनेजमेंट ने, इसको कहते हैं मैनेजमेंट में कोई परफॉर्मेंस लेवल पे एक सस्टेन नहीं किया, करती नजर आई। आते हैं अगले पड़ाव पे, जानते हैं जो कि पूरे के पूरे ईपीएस के को इम्पैक्ट करता है, जहाँ पे देखा गया कंपनी को लेकर के इंटरेस्ट के पार्ट को लेकर के कोई बर्डन की बात नहीं करती है, डेट्स फ्री कंपनी है। चलिए डेट्स फ्री कंपनी है तो चलिए इनके पास प्रॉफिट के बारे में कुछ कहती है, तो कहती है ईयरली बेसिस में कंपनी का कुछ तो ग्रो लेवल था, लेकिन ग्रो लेवल जो था वो ग्रो लेवल सस्टेन फिलहाल नहीं करती है। 7 करोड़ था, 11 करोड़ हुआ, फिर 10 करोड़ हो गया, मतलब ये जो 10 लास्ट जो फिर दोबारा क्वार्टर आई ना, उसमें क्या हुआ, एक गिरावट का एक मोमेंटम को देखने को मिला। इसके बाद हिस्टोरिकल डेटा फ्रेम कहती है इसको लेकर के, कंपनी को लेकर के क्या कहती है, कहती है जो कि कंपाउंडेड सेल्स था वो नियरली क्या था, कई दफा अच्छी मोमेंटल में थी, कई दफा गिरावट में थी। कंपाउंडेड प्रॉफिट की बात करती है, वो कहती है नियरली 30% का क्या था, सेल्स ग्रोथ था। स्टॉक प्राइस सीजीआर की बात तो लगातार कहती है करीब 65%, और लास्ट एक साल में करीब 15% की आसपास ये देखने को मिला है। अब ये कहती है यहाँ पे 15%, लेकिन क्या एक्चुअल को वहां पे देखने को मिलता है या नहीं, ये आपकी क्या है, एक रिसर्च की बात। इसके बाद रिटर्न इक्विटी की बात करते हैं जो कि थोड़ा सा 20% से कम देखने को मिला है। अब यहाँ पे एक सवाल बनता है, क्या ये जो स्टॉक प्राइस इन द वन ईयर का कहते हैं 15% का ग्रो लेवल था, तो क्या ये 50% का ग्रो लेवल बनती है एक साल में, तो चलिए देखिए, तो कहती है एक साल में कितना परसेंट की ग्रो लेवल है, एक साल में कहती है कि 20% की ग्रो लेवल तो बनी है कंपनी को लेकर, एक साल में 20% की ग्रो लेवल, लेकिन इस पोजिशन से यहाँ पे क्या था, एक गिरावट देखने को मिला था इसको लेकर के।
जब से मैंने स्टडी किया है तब से लेकर के इस स्टॉक में नियरली 30% से सात कितना था, नियरली 21 के आसपास ट्रेड करता था। अभी 15 के आसपास है, तो मान लेते हैं 21 में से 15 घटाइए सीधा सीधा तो निकल के आता है 6। इसके हिसाब से देखिए तो कितना 20 से 25% के आसपास का गिरावट देखने को मिला है पिछले 3 महीने। आते हैं अगले पड़ाव में, जानते हैं बैलेंस शीट और पीएल को लेकर के क्या किस संकेत को लेकर के। जहां पे हमने कहा कि ये जो पार्ट्स है ना, खास के मैं ईपीएस की बात करने वाला हूँ, जो कि यहाँ से क्या होता है, उधार सेल्स में कुछ चीजों को हिट करके रखा होता है। अब हिट किसके बेसिस पे, उनका रेशियोज क्या कहता है। उनके रेशियो के बारे में देखा गया कि प्रॉफिट तो एक दिखावा है, दिखावा के पीछे जो कहानियां है वो बैलेंस शीट में छुपी है। उसमें कंपनी ने कहा कि हमारा बोरेंग्स तो कुछ नहीं है, चलिए अच्छी बात है। जब बोरेंग्स कुछ नहीं है तो उनके पास कुछ फिक्स एसेट्स की बात करते करते 9 करोड़ के आसपास की, 9 करोड़ का फिक्स एसेट्स है, यहाँ पे ठीक है। और यहाँ पे कैपिटल में काफी इंक्रीज हुआ। यहाँ पे एक चीज समझ में नहीं आती, देखिए देखने वाली बात यहाँ पे है, तो इनके पास ये कैपिटल कैसे कम हुआ, फिर यहाँ पे 11 करोड़ हो गया, फिर यहाँ पे 11, इससे पहले भी 11 करोड़ था। यहाँ पे उन्होंने डेटा को शायद जो इम्पोर्ट लिया वो शायद गलत ले सकता है, हो सकता है। आते हैं इन्वेस्टमेंट पार्ट को लेकर। कंपनी के इन्वेस्टमेंट पार्ट करीब कितने, इन्वेंट्रीज की बात करीब 5 करोड़ के आसपास। और जो सबसे बड़ी उधार की बात मैं करने वाला हूँ, उधार की बात ये करता हूँ, उधार क्या है इनके पास, नियरली करीब 35 करोड़ के आसपास, इसको 36 करोड़ माने सीधा सीधा, तो 36 करोड़ का क्या करती है, इनके पास उधार पड़ा हुआ है, जो कि नेट प्रॉफिट मार्जिन से क्या इम्पैक्ट करता है, सेल्स से क्या इम्पैक्टेड है, क्या उन्होंने सेल्स बुक तो नहीं किया। अब ऐसा है कि उसको देखते हैं आगे क्या रिस्क फैक्टर बनती है। जहां के बारे में रिस्क फैक्टर की बात करती है, जो कि कंपनी कहती है कि हमारे पास कितने, नियरली 2 से 3 महीने में पैसे आते हैं। तो ये पैसे आते हैं, चलिए अच्छी बात है पैसे, लेकिन पैसे का रिस्क तो है, करीब 36 करोड़ का रिस्क लेके चल रही है कंपनी। 36 करोड़ के यहाँ पे देखा गया तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तो अच्छी होनी चाहिए ना, ये रिस्क फैक्टर ज्यादा लेता है। तो रिस्क फैक्टर के साथ देखें तो क्या कहती है, इसको 36 करोड़ के हिसाब से पूरे के पूरे साल का देखेंगे तो कहती है 208 करोड़। 208 करोड़ में 36 करोड़ का क्या है, पड़ा हुआ है था, सीधे सीधे देखिए 18% के आसपास, 18 दूनी 36, ठीक है। मैं सीधे लेता हूँ 18%, ठीक है। 18% का क्या बनता है, चलिए बनता नजर आता है डेटर्स रेशियो। अब 18% के बेसिस पे यदि पूरे साल को देखें तो 11 करोड़ से 36 करोड़ का आंकलन करके देखिए तो क्या कहती है, नियरली 3.5 टाइम्स। क्या कहती है, इनका ये है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में क्या कहती है, नियरली 5%। यदि 5% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है तो 36 करोड़ तो क्या है, इनका प्रॉफिट भी इसमें खपा जाता है। जितना उन्होंने प्रॉफिट बुक किया है ना, तो उससे क्या बनती है, इनका तो गेटेड से खप जाता है। और यहाँ पे कुछ रिस्क फैक्टर बना तो फिर मार्केट में क्या होगा, इनके लिए थोड़ी सी चिंता की बात है। तो यहाँ क्या फैक्टर की बात कर रहे थे, कुछ अच्छे कुछ नहीं। यहाँ पे फंडामेंटल में देखने को क्या मिला, लगातार में देखने को मिला, जो हाँ टीटीएम में तो सेल्स बढ़ती है, लेकिन प्रॉफिट के पार्ट में जो जंप होना चाहिए था वो जंप नहीं हुआ। और जो यहाँ पे डेटर्स का आकलन था, वहाँ पे क्या था, बहुत बड़ी पुल बैक तो देखने को नहीं आई, लेकिन उसमें गिरावट भी नहीं थी, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिला है। आते हैं प्रॉप पे, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट पार्ट की बात करने वाले हैं, जहाँ पे टोटल नंबर ऑफ शेयर की बात करेंगे, शेयर होल्डर की बात करेंगे, क्या कहती है इसको लेकर के जानते हैं। तो कंपनी के बारे में कुछ और अपडेट्स के बारे में कहती है कंपनी, लेटेस्ट सेंटीमेंटल की बात देखें तो कहती है यहाँ पे अपर सर्किट में कंपनी ने क्या किया, 14 तारीख अपर सर्किट लगाया था। और किस चीज़ को लेकर के, आउटकम ऑफ बोर्ड मीटिंग को लेकर के उन्होंने, जब बोर्ड मीटिंग के अपडेट आया तो उस पर क्या किया कंपनी ने, अपर सर्किट ट्रेड कर लिया 5% के आसपास की। अभी मैं इसको रिफ्रेश करूं तो आज की डेट टाइम फ्रेम में देखने को मिलता है जो स्टॉक ने कोई भी बड़ी जोर से गिरावट ही देखने को मिला है। जबकि कॉर्पोरेट एक्शन और बाकी सारे इफेक्ट क्या कहते हैं इसको लेकर के, कंपनी के बारे में कहती है कॉर्पोरेट एक्शन में कोई भी ऐसा अपडेट देखने को नजर नहीं आई। 24 में छोटी सी कंपनी थी जिन्होंने 10 रुपए से स्टॉक को क्या किया, 1 रुपए पर लेके आई थी। अब ये कई दफा मुझे समझ नहीं आता कि छोटी सी स्टॉक भी अपनी, जब मार्केट कैप बहुत बड़ी नहीं तो मार्केट में अपनी शेयर का स्प्लिट क्यों कर रही है, ये कई बार सवाल बनती नजर आती है मन में। आखिर क्या हुआ जिसकी वजह से कंपनी ने अपनी शेयर प्राइस को और कम करती नजर आती है। इसके बाद कुछ और अपडेट की तरफ देखा जाए कंपनी के बारे में, तो यहाँ कहती है नेट प्रॉफिट मार्जिन में क्या था, यहाँ पे देखा जाए सीधे सीधे बीएससी के मॉडल पे तो कहती है नेट प्रॉफिट मार्जिन में गिरावट थी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में कहती है गिरावट थी, मतलब दोनों के दोनों क्या कहती है, गिरावट देखने को मिला है।
इसको लेकर के, लेकिन रिवेन्यू तो उन्होंने जंप कर दिया। प्रॉफिट भी क्या किया, प्रॉफिट में नहीं आ रहा, अबाउट द सेम रेट, उसमें कोई बड़ी नहीं थी, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन इसका क्या हुआ, गिरती नजर आई। तो हमने क्या आकलन देखा था, इनको डेटर्स रेशियो पे देखा था, डेटर्स टू प्रॉफिट रेशियो पे देखा था। अब आते हैं अगले पड़ाव पे जहाँ पे हम देखने वाले हैं खासकर इन्वेस्टमेंट पार्ट को लेकर के, जहाँ पे कंपनी कहती है लेटेस्ट लगातार इसमें बल्क ट्रेड की जो संख्या थी लगातार बढ़ी। 28 जून का अपडेट हुआ था बल्क ट्रेड को लेकर के, यहाँ पे बीएससी को लेकर के। आते हैं प्रमोटर्स होल्डिंग, जहाँ पे लगातार कई बार प्रमोटर्स ने देखने को ये मिली, तो प्रमोटर्स कई बार खरीद लेते हैं, कई बार बेच लेते हैं। अब यहाँ का चक्कर क्या है, कभी 90% से कम कर लेती है, फिर 10% बेच लेती है, फिर क्या करती है, बेच लेती है। मतलब यहाँ पे प्रमोटर्स अपनी पोजीशन को लगातार क्या कर रही है, कम करती नजर आती है। तो जो यहाँ सवाल बनता था ना, क्या कोई पेनी स्टॉक में प्रमोटर्स अपनी पोजीशन से बिकवाली तो नहीं कर रहे हैं। इसका रिकंस्ट्रक्शन का कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन का यस, जो प्रमोटर्स अपनी पोजीशन से यहाँ से निकलते नजर आए। अगले पड़ाव में देखा गया जिसको लेकर के प्रमोटर्स में आखिर क्या था, तो कहते हैं कोल्टेक्स, और किसने बिकवाली किया, तो कहते हैं कोल्टेक्स ने करीब 2%, उन्होंने जो सुमित अग्रवाल, सुमित कुमार एचयूएफ, तो उन्होंने 2% के आसपास बिकवाली किया। और कुछ बड़ी नाम की बात करूँ तो यानी 2% के आसपास बिकवाली के बाद कुछ देखने को मिलती है, तो हाँ कहती है कि प्रीति पोदार ने बिकवाली किया, जो कि देखने के लिए 2.5% के आसपास, 1.5% के आसपास रह गया, ऐसे कुछ पोजीशन निकल के आई। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक में कुछ बड़ी नाम की बात करें तो पब्लिक में कोई भी बड़ी नाम देखने को नजर नहीं आई। लेकिन 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 सवाल ये बनता है, जो क्या ये जो स्टॉक में थे पहले, ये जो स्टॉक में थे, ये कहाँ गए, ये कहाँ गए, ये कहाँ गए, यदि 2% होल्डिंग थी इनके पास, तो ये कहाँ गए, कहाँ, तो इन्होंने यहाँ पे आकर के अपनी पोजीशन को बिकवाली किया, और बिकवाली करने के बाद जो मार्केट में टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर थी, कितने थी, नियरली जो 3,000, दो पहले 4,000 के आसपास से, बाद में 3,000 के आसपास होगी, बाद में फिर 8,000, फिर 12,000 हुआ। 12,000 से सीधे के सीधे मार्केट में क्या हुआ 47,000 से ज्यादा चला गया। क्यों जो कि जब हमने स्टडी किया था उस टाइम पे क्या था, 12,000 के आसपास, और पता था ना, तो मैंने कहा था कि यहाँ पे रिकमेंडेशन जैसे छोड़ा जाएगा ना, जो रिकमेंडेशन छोड़ा गया था इसको, इन दो तीन कुछ कुछ कंपनियों को लेकर के, जहाँ पे कुछ चैनल पे हमने देखा था इसको लेकर के, जहाँ पे जैसे अपडेट किया था, तो मार्केट में क्या हुआ, खरीदार बढ़ गई, खरीदार बढ़ने की वजह से डिमांड बढ़ाई गई, और यहाँ पे क्या हुआ, 47,000 के आसपास की तादाद, अर्थात ये कह सकते हैं कि 50,000 शेयर होल्डर यहाँ पे बने हुए इंटरेस्टेड हैं स्टॉक को लेकर के, जहाँ पे लगातार क्या हुआ, एक साल में 20%, 5 साल में देखने को मिला 366% की जम। लेकिन ट्रेंडिंग की बात कहती है 1 महीने में गिरावट और 6 महीने में लगातार इसमें गिरावट का संकेत देता है। इसके बाद कंपनी के बारे में कहती है कि रेवेन्यू पार्ट 65% जंप करती है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात करती है, ये भी जंप करती है, और नेट इनकम में 24% की जंप करती नजर आती है। नेट प्रॉफिट मार्जिन में गिरावट 24% के आसपास देखने को मिला है, और बैलेंस शीट में कुछ आंकड़ा इस तरह का होगा तो शायद बेटर हो सकता है। और यहाँ पे कहा कि हमारे पास क्या था, जो एसेट्स की पार्ट थी वो कहती है जो 20% की जंप करती है, टोटल लाइबिलिटी क्या किया उन्होंने, 150% की जंप ली, अर्थात लाइबिलिटी उन्होंने और भी इंक्रीज कर दी, बर्डन लेती नजर आई। हमने जानने का प्रयास किया स्टॉक को लेकर के, जिसका नाम था धात्री उद्योग। इसका एवरेज यदि मूविंग एवरेज की प्राइस की तरफ आकलन करें तो वो कहती है कि लगातार गिरावट में चली गई, और ये कहती है कि लगातार गिरावट का ही संकेत देता नजर आता है। तो हम जान रहे थे आज धात्री उद्योग को लेकर के, क्या रिव्यू पार्ट को लेकर के जान रहे थे, जिसमें हमने 2-3 बार इसको स्टडी किया था, खास के 2 बार तो कंप्लीटली दिया था किसको लेकर के, कुछ स्पॉन्सर्ड को लेकर के, जो स्पॉन्सर्ड किया जाता है उसको मार्केट में संभल के देखना चाहिए। जबकि प्राइस जो हमने देखा था, यहाँ पे प्राइस नियरली कितना था, उस टाइम पे 21 रुपये के आसपास प्राइस था, और ढेर सारे लोगों ने हमें कमेंट किया था कि अच्छा इनका टारगेट और ज़्यादा हो सकता है, नहीं हो सकता। मैंने कहा था इसमें इसको स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है, हो सकता है आगे चलकर मार्केट इसका गिरावट में जाए, और ये मार्केट आज के टाइम में 15-16 रुपये के आसपास की निकल के आती नजर आती है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर दोस्तों।